नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेज में। और आज हम लोग पढ़ेंगे जीएस के इम्पोर्टेंट पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से ज्वार भाटा का कारण है। कुछ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, कि अपकेंद्रीय बल, कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो दोस्तों जो जो ज्वार भाटा होता है उसमें जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल की होती है और सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तब ज्वार भाटा होता है और पृथ्वी का भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और आप केंद्रीय बल भी। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ABCD, यानी चारों ऑप्शन इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। यानी ज्वार भाटा में उसमें चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण लगता है और सूर्य का भी और पृथ्वी का अवकाश केंद्रीय बल भी लगता है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि किसी स्थान पर दो क्रमिक ज्वारों के मध्य में कितना अंतर होता है। दोस्तों जो दो लघु ज्वार होते हैं, दो लघु ज्वार के मध्य में जो अंतर होता है वो होता है 24 घंटे 52 मिनट। दो लघु ज्वार हों चाहे दो दीर्घ ज्वार ये सब में होता है 24 घंटे 52 मिनट। लेकिन जो दो कर्मिक ज्वर हो मतलब होता है एक लघु ज्वर होता है, फिर उसके बाद में एक दीर्घ ज्वर, फिर एक फिर लघु, फिर एक दीर्घ, इस तरह जो होता है। तो उनके दो कर्मिक ज्वर के मध्य में जो होता है वो 12 घंटे 26 मिनट का होता है। यानी विकल्प नंबर C इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है लघु ज्वर तथा बृहद ज्वर के मध्य में कितने दिन का अंतराल होता है। 2 दिन का होता है, कि 4 दिन का होता है, कि 7 दिन का होता है, कि 9 दिन का होता है। तो जो दो ज्वार, जो एक लघु ज्वार और एक बृहद ज्वार होता है उनके बीच में हमेशा 7 दिन का अंतर रहता है। यानी विकल्प नंबर C इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है ज्वार भाटा का निर्माण होता है क्यों। मतलब ज्वार भाटा का निर्माण कैसे होता है, क्या कारण है। कह रहा है चंद्रमा और सूर्य एक सीध में पृथ्वी को आकर्षित करते हैं। फिर क्वेश्चन कहा है, अगला ऑप्शन कहा है चंद्रमा और सूर्य दोनों विपरीत दिशाओं में होते हैं तब। तो जो ज्वार का निर्माण होता है ज्वार का, वो होता है चंद्रमा और सूर्य जब एक सीधी रेखा में होते हैं तथा जब सूर्य और पृथ्वी एक विपरीत दिशा में होते हैं तो दोनों कारण से ज्वार का निर्माण होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर C, यानी A और B दोनों सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न में पूछा गया है लघु ज्वार के समय स्थिति क्या होती है। लघु ज्वार के समय स्थिति क्या होती है। दोस्तों ज्वार भाटा होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है लघु ज्वार होता है वो उसमें जो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य ये समकोण स्थिति में होते हैं, इसे कहते हैं लघु ज्वार। एक होता है दीर्घ ज्वर में पृथ्वी तथा चंद्रमा तथा सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं तब आता है लघु ज्वर। तो इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है लघु ज्वर होता है वो समकोण स्थिति में। यानी विकल्प नंबर B इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सूची A और सूची 2 को मिलान कीजिए नीचे दिए गए कोट के अनुसार। यानी फर्स्ट वाली दी गई ग्रहों की जानने के लिए, दूसरी दी गई परिणामी ज्वार भाटा के हिसाब से। पहले में कहा है सूर्य और पृथ्वी के केंद्र पर समकोण की स्थिति होती है तब क्या होता है। जब समकोण की स्थिति होती है तब होता है लघु ज्वर। हमने आपको बताया जब पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य एक समकोण की स्थिति में होगी इसको बोलते हैं लघु ज्वर। और जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होंगे इसको बोलते हैं दीर्घ ज्वर। यही तो हमको आपके 2 ही तो होते हैं, 2 प्रकार लघु ज्वर से दीर्घ ज्वर। तो इसका हो जाएगा सेकेंड वाला। फिर कहा है सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे तो हो जाएगा ये दीर्घ ज्वर, यानी विकल्प नंबर A सही हो जाएगा। फिर कहा है C नंबर में कहा है पृथ्वी सूर्य से समीपस्थ स्थिति होती है। जब समीप होती है सूर्य, जब चंद्रमा पृथ्वी से एकदम समीप होता है उससे बोलते हैं उप ज्वर। यानी ये इसका मिलान जो हो जाएगा वो 4 नंबर से हो जाएगा। फिर D वाला हो जाएगा 3 नंबर से। ये कंडीशन बनेगी। अगले प्रश्न में क्वेश्चन पूछा गया है
पूछा गया है ज्वार के प्रगतिशील तरंग यानी प्रोग्रेसिव वेव के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ज्वार के प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं उसको, उसके सिद्धांत के जनक कहा गया है। तो उनके जो जनक हैं वो हैं आइजैक न्यूटन, की हैं आर ए हैरिस, की विलियम ह्यूवेल, की जे.पी. एरी। तो ये जो प्रगतिशील तरंग है जिसका नाम है प्रोग्रेसिव वेव, उसके हैं विकल्प नंबर सी यानी विलियम हुएल उनके जनक माने जाते हैं। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाए। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दोलन सिद्धांत भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विलियम हुएल का प्रगामी तरंग सिद्धांत, कि न्यूटन का संतुलन सिद्धांत, कि हैरिस का स्थिर तरंग सिद्धांत, कि लाप्लास का गतिक सिद्धांत। तो जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित दोलन सिद्धांत है उसको बोलते हैं विलियम हुएल का सिद्धांत, यानी विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगले प्रश्न में कहा गया है ज्वार भाटा की उत्पत्ति विषयक यानी स्थिर तरंग का सिद्धांत के प्रतिपादक किसे कहा जाता है। लाप्लास को कहा जाता है, कि न्यूटन को कहा जाता है, कि हैरिस को कहा जाता है, कि विलियम हुएल को कहा जाता है। जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति के स्थिर तरंग का सिद्धांत है उसको बोलते हैं हैरिस का सिद्धांत, यानी विकल्प नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। यानी इसके प्रतिपादक हो जाएंगे, स्थिर तरंग के प्रतिपादक हो जाएंगे हैरिस साहब, जो विकल्प नंबर सी में हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न में पूछा गया है, कहा है बृहद ज्वार भाटा किससे संबंधित है, यानी बृहद ज्वार भाटा के समय कौन सी स्थिति बनती है। क्या उच्च और निम्न ज्वार भाटाओं के दौरान समुद्र तल की अधिकतम अंतर रहता है, कि उच्च या निम्न ज्वार भाटाओं के दौरान समुद्र तल में निम्नतम अंतर रहता है, कि उच्च एवं निम्न भाटाओं के दौरान समुद्र तल में कोई अंतर ना हो। डी में कहा है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की तुलना में सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का प्रतिकर्षण होता है। तो जो बृहद ज्वार होता है उसमें होता है उच्च एवं निम्न ज्वार भाटाओं के दौरान समुद्र तल से जो होती है वो अधिकतम अंतर रहता है, यानी विकल्प नंबर इस प्रश्न का ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा है कि ज्वार जिसकी ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक रहती है वो उसे क्या कहते हैं। बृहद ज्वार कहते हैं, कि लघु ज्वार कहते हैं, कि अपभू या उपभू ज्वार भाटा कहते हैं, कि दैनिक एवं लघु ज्वार भाटा कहते हैं। तो ज्वार जिसकी ऊंचाई 20% अधिक रहती है उसको बोलते हैं बृहद ज्वार, यानी विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादन का तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। कहने का मतलब है भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जहां ज्वार की जो शक्ति जो अत्यधिक सबसे ज़्यादा ज्वार किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, यही क्षेत्र पूछा है। यानी उत्तरी सरकार तट जिसको उड़ीसा के क्षेत्र के आसपास बोला जाता है, कि मन्नार का तट, या केरल का तट, या खंबात का तट। तो जो सर्वाधिक ज्वारीय वाले जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं खंबात का तट, यानी विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया ये कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ज्वारों का उपयोग विद्युत उत्पादन में नहीं करता है। तो कौन सा नहीं करता है, तो नहीं करता है कनाडा, यानी विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं, कि वो कॉफ़ी की हैं, कि वो चाय की हैं, कि वो गन्ना की हैं, कि वो कपास की हैं। तो ये जो अरेबिका और रोबस्टा और लाइबेरिका जो किस्में हैं ये कॉफ़ी की हैं, यानी विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कहा है कि विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। वो यूएसए है, कि रूस है, कि चीन है, कि भारत है। तो जो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो हमारा भारत है, यानी विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कहा है बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई है, कि कॉफ़ी की गई है, कि चाय की गई है, कि रबड़ की, कि नारियल की। तो जो श्रीलंका में पहली बार इस प्रकार जो इस
पहली बार जो इस बार जो खेती की गई है वो है कॉफ़ी की, यानी विकल्प नंबर सी ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी श्रीलंका में अभी हाल ही में पहली बार कॉफ़ी का उत्पादन किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं कि एम.एस. स्वामीनाथन हैं कि जी.एस. खुश हैं कि बी.पी. पाल हैं? दोस्तों जो विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं उनको बोला जाता है नॉर्मन बोरलॉग। यानी विश्व में जो हरित क्रांति का प्रसार किया है उनका श्रेय जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में कृषि के हरित क्रांति के जनक उनका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन। इन्हीं एम.एस. स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हो गया है और इनसे एक क्वेश्चन बनता है कि जो इस समय जो भारत रत्न इस बार के जो दिए गए हैं इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है, मरणोपरांत। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ है और इनको भारत रत्न की घोषणा भी इनकी कर दी गई है क्योंकि इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। ये इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। वैसे इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर ए, क्योंकि इसमें पूछा गया है विश्व में हरित क्रांति के जनक उनका नाम है ई बोरलॉग और जो भारत में है उनको बोलते हैं एम.एस. स्वामीनाथन और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। इन्हीं को भारत रत्न मरणोपरांत देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न पूछा गया है किस फसल को खेती के लिए यानी किस फसल की खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? वो चाय के लिए होती है कि कॉफ़ी के लिए होती है कि चावल के लिए होती है कि सरसों के लिए होती है? तो दोस्तों इन जो 4 विकल्प में जो दिया गया है जो सबसे अधिक जो जल भराव की स्थिति होती है वो चावल में होती है। यानी चावल की फसल को उत्पादित करने के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है, यानी सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कोकोआ के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे आगे है? तो कोकोआ के उत्पादन में घाना आगे है कि ब्राज़ील है कि आइवरी कोस्ट है कि नाइजीरिया है? तो जो कोकोआ एक प्रकार का जो पेड़ होता है उसको उत्पादन करने में आइवरी कोस्ट देश जो सर्वाधिक आगे है, यानी विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादन देश का नाम क्या है? कि वो यूएसए है कि चीन है कि भारत है कि इंग्लैंड है? तो दोस्तों जो दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादन जो देश है यानी भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होता है, यानी विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।